अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 9 और इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। आपके फाइनल एग्जाम में बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा कि राइट ए नोट ऑन ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कि इसके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उस पर नोट लिखिए। तो बेटा ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ये ग्रुप नंबर 3 है, इसके बाद यहाँ पे 4 है, 5, 6 और ये ऐसे करते करते बेटा 12 तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे आर नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब इसे यूं कहते हैं कि एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये सेंटर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेंटर में मौजूद होते हैं। फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, इन्हीं को आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, या दे आर आल्सो नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो ये बेटा आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे मेटल होते हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो खसूसियात होती हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, दरमियान में होंगी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट से। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट से कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? तो आपने ध्यान में रखना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आयरन होगा, सोना होगा, चांदी होगी, कॉपर होगा, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनको आपने जहन के अंदर रखने और इनकी प्रॉपर्टीज को फिर हम समझते हैं। नंबर 1, दे आर हार्ड। ये हार्ड होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, इसलिए बेटा इनकी डेंसिटीज भी ज्यादा होती है। डेंसिटीज क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम, यानी इनका मास ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, इसलिए इनकी डेंसिटीज ज्यादा होती हैं। आप जानते हैं यहाँ पे एग्जांपल लोहे की है, इसलिए दे हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे बेटा आपके पास आयरन +2 भी होता है, फेरस है, और +3 भी होगा फेरिक, दे शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। कंपाउंड दे फॉर्म, आमतौर पर ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं दे आर ऑफन इन कलर, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो अमूमी तौर पर कलर्ड होते हैं। जैसे लोहा होता है, जब लोहे को जंग लगता है तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये कलर्ड कंपाउंड बना रहा होता है। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल कहते हैं अगर इनके ऊपर आपने प्रेशर को डालते हैं तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, आप इन्हें शीटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे लोहा है, इसकी चादरें होती हैं जिसे हम दरवाजे बनाते हैं, शीटें होती हैं। या दे कैन आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है वायर्स, तो आप इसे वायर्स के अंदर भी बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी तारें भी बनाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं दे आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। अब इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। दे आर यूज एज ए कैटालिस्ट इन वेरियस प्रोसेस। पहला पहला जो कैटालिस्ट हमारे पास आ रहा है वो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है। अमोनिया की फॉर्मेशन हम पढ़ना चाहते हैं। अमोनिया को जिस प्रोसेस से तैयार किया गया था उसे हम हैबर प्रोसेस कहते हैं, ये हैबर प्रोसेस होगा। अमोनिया को कैसे तैयार किया जाता है? तो अमोनिया में बेटा नाइट्रोजन ली जाती है हवा से, और मीथेन से हाइड्रोजन ली जाती है। इस तरीके से ये अमोनिया बनती है, NH3 अमोनिया बनेगी। यहाँ पे जो कैटालिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो आयरन इस्तेमाल करते हैं, आयरन इज यूज एज ए कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट यहाँ पे करेगा क्या? बेटा ये जो कैटालिस्ट होगा ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अपनी सत्ता के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, ये इनके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर ये इन गैसेस को एक्टिवेट करेगा, इनको तेज करेगा, भाई रिएक्शन करो, जल्दी करो और अमोनिया बनाओ। इस तरीके से ये जो कैटालिस्ट होते हैं दे कैन एक्टिवेट द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। उन्हें एक्टिवेट कर रहा है, उन्हें मोटिवेट कर रहा है कि अब आपने प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होना है। ये जो अमोनिया होती है ये हमारे पास बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। मोस्टली दे कैन बी यूज इन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर्स, मुख्तलिफ फर्टिलाइजर्स को आप तैयार करते हैं अमोनिया से। जैसे अमोनियम नाइट्रेट होती है, ये फर्टिलाइजर्स है। DAP होती है, डाई अमोनियम फास्फेट। इस तरीके से आप इसे फर्टिलाइजर्स को तैयार करने के लिए यूज करेंगे। अब सेकंड जो हमारे पास फेमस किस्म का प्रोसेस होता है इसे हम कंटैक्ट प्रोसेस कहते हैं। कंटैक्ट प्रोसेस में क्या होगा, हमने सल्फर डाइऑक्साइड बनानी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड को आप कैसे बनाएंगे? जब सल्फर को बेटा आपने, ये हम इस प्रोसेस के जरिए वी कैन प्रिपेयर है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है अगर आप इसे पानी के साथ मिक्स करते हैं,
ये सल्फर ट्राईऑक्साइड है, तो इसे बेटा अगर पानी के साथ आप मिक्स करेंगे तो ये इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो प्लाटिनियम होगा, यानी कंटैक्ट प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाता है वो प्लाटिनियम होता है। लेकिन प्लाटिनियम में दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो ये है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये बहुत ज्यादा बेटा कीमती होता है, इसलिए इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। दूसरी इसमें चीज ये होती है, ये जो प्लाटिनियम होता है ये मैसिव हो जाता है, ये आमतौर पर पैसिव हो जाएगा। पैसिव का मतलब होता है सुस्त हो जाना, ये पैसिव हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा, काम करना छोड़ देता है। क्यों? अगर बेटा सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर या सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर आर्सेनिक आ गया, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर अगर आर्सेनिक आ गया तो वो प्लाटिनियम इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये रेंडर हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा और पैसिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा सुस्त हो जाएगा। इससे बचने के लिए जो हम कैटालिस्ट कॉमनली यूज करते हैं दैट इज ए वनीडियम पेंटाक्साइड, V2O5 वनीडियम पेंटाक्साइड को इस प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात आती है, इसे हम कहते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर। आमतौर पर ये जो हमारी गाड़ियां होती हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इनका जो एग्जॉस्ट होता है, यानी जहां से धुआं निकल रहा होता है, एग्जॉस्ट होता है, वहां पे आमतौर पर एक कैटालाइटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या करेगा? ये जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, हार्मफुल ऐसी गैसेस बेटा जो हार्मफुल गैसेस हैं, जो इंसान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं, ये गैसेस क्या करते हैं? आमतौर पर हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन उसके अंदर पैदा करेंगी और उस एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट करेंगी, खराब करेंगे। तो ये कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या करेगा? तो ये इन हार्मफुल गैसेस को बेटा लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा जो है पॉइजन होती है। अगर आप इसे थोड़ी सी हमारी बॉडी के अंदर चली गई तो हमें अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी हो जाएगी, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे और बाजू का डेथ भी हो जाती है। तो बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करेगा? कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा नुकसान देनी है क्योंकि पेप्सी की बोतल में रोज हम बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड पी जाते हैं। तो इस तरीके से ये कैटालाइटिक कन्वर्टर जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं हार्मफुल गैसेस को इनटू बेटा लेस हार्मफुल गैसेस में। इसी तरीके से अगर इसमें हाइड्रोकार्बन होगा, ये जो पेट्रोल होता है इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अगर ये हाइड्रोकार्बन्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं तो कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या करते हैं? कन्वर्ट देम इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। अगर आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये स्मोक का गैस बनती है, जो आमतौर पर सर्दियों के अंदर धुआं सा आ जाता है जिसे हम स्मोक कहते हैं, उसका गैस बनती है अगर गाड़ियों के अंदर ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा हो रहा हो। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या करेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देता है, इसे हम कैटालाइटिक कन्वर्टर कहते हैं। कैटालाइटिक कन्वर्टर के अंदर भी ट्रांजिशन एलिमेंट ही यूज होते हैं। मोस्टली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा यूज हम करते हैं वो हमारे पास प्लाटिनियम होगा, ये प्लाटिनियम यूज करते हैं, प्लेडियम यूज करते हैं और रोहिडियम को आमतौर पर यूज किया जाता है। अब लास्ट इसका कैटालाइटिक यूज आ रहा है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, कि वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करना। तो बेटा हमारे पास ना ये वेजिटेबल ऑयल होता है, ये जो वेजिटेबल ऑयल होगा, वेजिटेबल ऑयल जो होगा जब इसके अंदर से बेटा हाइड्रोजन गैस को गुजारा जाता है तो इसके बाद ये एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सेमी सॉलिड को आपने जो नाम देते हैं वो हमारे पास मार्गरीन होगा, मार्गरीन। मार्गरीन जो है वो बेटा आपके पास एक सेमी सॉलिड है। ये जो मार्गरीन होता है दैट इज ए लाइक ए बटर, जैसे मक्खन होगा उसकी तरह होता है, जिसे हम मायो कहते हैं, ब्रेड के ऊपर लगा के हम खाते हैं, ये मार्गरीन होता है। तो यहाँ पे जो कैटालिस्ट आप यूज करते हैं वो निकल होता है और इसको हार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मक्खन और मार्गरीन में, मानी मायो और मक्खन में क्या फर्क होता है? बटर अगर 2 या 4 दिन के लिए आप रख देते हैं तो उसमें से अनप्लेजेंट स्मेल आना शुरू हो जाती है, ऐसी खुशबू आ रही होती है, ऐसी स्मेल आ रही होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये जो मार्गरीन है ये अगर लंबे अरसे के लिए भी पड़ा रहा है तो इसके अंदर से स्मेल नहीं आती। तो इसलिए भी यहाँ पे भी असल में एक ट्रांजिशन एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है, निकल,
जो वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करता है, मतलब इसके अंदर से हाइड्रोजन को गुजारता है और कन्वर्ट इट इनटू मार्गरीन, और इसे मार्गरीन के अंदर बेटा कन्वर्ट करता है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।